नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर है और इस खबर को के मायने को आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले बात होगी केंद्रीय कर्मियों की बल्ले बल्ले क्यों है, ये हम आपको समझाएंगे। जेडीयू के मिशन 2025 की जोर आजमाइश को आपको समझाएंगे। सीमांचल पर नीतीश कुमार की नजर क्यों बनी हुई है, ये समझना जरूरी है और इसके साथ ही आपको समझाएंगे क्यों जरूरी है लाइफ जैकेट। वैसे तो खबर समझिए कि शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से होती है, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक से जुड़े केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले की। दिल्ली से बड़ी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। एनपीएस स्कीम में सुधार की मांग की गई थी, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में जो सुधार की मांग की गई थी उसमें कर्मचारी संगठनों की तरफ से कई सारी मांगे थी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने 100 से ज्यादा संगठनों और राज्यों के साथ कई बैठकें की थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब बड़ी खबर है, ओपीएस एनपीएस के बाद अब यूपीएस आ गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगले साल 1 अप्रैल से यूपीएस लागू होगा। इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला लिया है। डॉक्टर सोमनाथ कमेटी के सुझाव के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी और सबके साथ मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। तो केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कैसे है, आपको हम ये समझाते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ी खबर है। ओपीएस एनपीएस के बाद अब यूपीएस का ऐलान किया गया है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक विकल्प चुनना होगा। अगले साल 1 अप्रैल से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव को लेकर जो डॉक्टर सोमनाथ कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कई सारे सुझाव थे। कमेटी के सुझाव के आधार पर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारी यूनियन की पुरानी मांग पर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और ये बताया जा रहा है कर्मचारी ने कम से कम अगर 25 साल तक काम किया हो तो रिटायरमेंट के पहले के अंतिम 12 महीने में, यानी कि रिटायरमेंट के पहले 1 साल में जो औसत वेतन कम से कम उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन भोगी की अगर मौत हो जाती है तो परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। 10 साल तक नौकरी करने पर भी 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर जो कर्मचारी हैं उन्हें मिलेगा। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह ही 10% होगा, यानी कि पहले से जो लागू है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम उसी की तरह से अंशदान सिर्फ 10% होगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करेंगे। बिहार विधानसभा से पहले जेडीयू अपने संगठन में फेर बदल कर जोर लगा रहा है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के एक स्पेशल 23 टीम भी बना दी है जो आने वाले चुनाव में पार्टी के कोर वोट बैंक को एकजुट रखने के साथ ही चुनाव में जीत की रणनीति भी बनाएगी। आखिर क्या है जेडीयू के चुनावी रणनीति, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए।
2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ चुके हैं। तभी तो चुनाव में कोर वोट बैंक को साथ रखने के लिए नीतीश ने स्पेशल 23 का गठन किया है। ये स्पेशल 23 न केवल सामाजिक समीकरण का ख्याल रखेंगे, बल्कि चुनाव में जेडीयू के तीर की धार को भी तेज करेंगे। नीतीश की ये स्पेशल 23 क्या है, इसे भी समझिए। कोर वोट बैंक की किल्लेबंदी में जुटे हैं नीतीश। नीतीश की कोर टीम में 23 सदस्य शामिल किए गए। 45% यानी 10 सदस्य ओबीसी और ईबीसी वर्ग से हैं। 5 कुर्मी और 2 कुशवाहा वर्ग के सदस्य शामिल किए गए हैं, जबकि टीम में 3 अल्पसंख्यक को जगह मिली है। स्पेशल 23 में 3 सवर्ण नेता को जगह मिली है, तो वहीं 2 दलित नेता भी स्पेशल 23 में शामिल किए गए हैं। अशोक चौधरी और आलोक कुमार सुमन को जगह मिली है। नीतीश के स्पेशल 23 में शामिल सदस्यों को आखिर कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, इसे भी जान लीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बने हैं। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 55 दिन बाद ये कदम उठाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की स्पेशल 23 टीम बनी है। छिटकते कोर वोट बैंक को साधने की रणनीति तैयार की जा रही है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं जेडीयू ने संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने पुराने प्रदेश संगठन को खत्म करते हुए नए संगठन की घोषणा की। 300 सदस्य की जगह मात्र 115 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें 10 उपाध्यक्ष और 49 महासचिव बनाए गए हैं। 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जो टीम को हम लोग को खड़ा करना है, तो उसमें हम लोगों ने नई कमेटी के बनाया है, नई कमेटी का घोषणा किया है। और नई कमेटी के घोषणा में हम 115 की कमेटी बनाई है, जिसमें 10 उपाध्यक्ष हैं, 49 महासचिव हैं और 46 सचिव हैं और 9 जो है हमारे प्रवक्ता हैं। और सभी समाज के हर वर्ग के लोगों को उसमें भागीदारी दी गई है, हिस्सेदारी दी गई है। नहीं, सलाहकार समिति भंग की गई है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे, हमको लगता है अध्यक्ष जी को लगता होगा कि जो बहुत सक्रिय नहीं थे, क्रियाशील नहीं थे, तो नए तरीके से गठन किया जाएगा भविष्य में। बिहार में अगले साल चुनाव होना है, पर उससे पहले ही जेडीयू किसी भी हाल में मुकम्मल तैयारी कर लेना चाहती है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी लगातार अपने कैडर में फेरबदल कर कमेटी बनाकर पूरी ताकत लगाना चाहती है, ताकि चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आप जेडीयू के मिशन 2025 की जोर आजमाइश को समझिए। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। 2025 के मिशन में जेडीयू के नेता अभी से जुट गए हैं। जेडीयू ने पार्टी संगठन में फेरबदल किया है। नीतीश कुमार ने अपनी एक टीम बनाई है जो स्पेशल 23 की टीम है, जिसमें एक कोर वोटर के बिखराव को रोकने की कोशिश की गई है। मतलब जो खास तौर पर जेडीयू के कोर वोटर हैं, उन्हें एकजुट रखा जाए, उनका बिखराव ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यह रणनीति बनाई गई है। चुनाव में वोट शेयर की मजबूती पर बहुत बड़ा टास्क इसको दिया जाएगा। किसी हाल में वोट बंटने ना पाए, इस पर स्पेशल 23 का जोर होगा। माइक्रो लेवल पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, मतलब जो बूथ संगठन तक है वहां तक पहुंचकर काम किया जा रहा है। पार्टी संगठन में मजबूती पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में अगर संगठन मजबूत होता है तो इसका फायदा चुनाव में मिलेगा। संगठन में ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, काबिल सदस्यों पर ज्यादा दायित्व होगा। मतलब संगठन जो बनाया गया है उसमें क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान रखा गया है। चुनाव से पहले जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। और अब जो स्पेशल 23 बनकर तैयार हुई है, इसकी नजर होगी जेडीयू के कोर वोट बैंक पर, जिसका बिखराव नहीं होने देना है। इस पर जोर आजमाइश की जाएगी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पूर्णिया के चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा क्षेत्र का एरियल सर्वे किया और इसके साथ ही शहर से हवाई सेवा शुरू किए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश भी दिया है। इसके अलावा सीएम ने 4 थाना भवनों का उद्घाटन भी किया। सीमांचल में विकास की गति को लेकर सीएम नीतीश कुमार बेहद गंभीर दिख रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीमांचल में विकास कार्यों को रफ्तार देना चाहते हैं। शनिवार को पूर्णिया पहुंचे नीतीश कुमार चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे पर उतरे और एयर सर्विस से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी, एयरफोर्स के अधिकारी, मंत्री लेसी सिंह, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, सदर विधायक, कमिश्नर, डीएम और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ भी मौजूद थे। पूर्णिया में उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। चूनापुर एयरपोर्ट से सीएम ऐतिहासिक काझा कोठी तालाब परिसर पहुंचे। काझा कोठी को दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी का सीएम ने जायजा लिया। यहीं से मुख्यमंत्री ने रिमोट के जरिए 4 थाना भवन के साथ ही पूर्णिया पुलिस लाइन में बने विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। पूर्णिया में चल रहे स्टार्टअप योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण भी किया और स्टार्टअप से जुड़े लोगों से बातें भी की। पूर्णिया से हवाई सेवा जल्द शुरू करने पर जोर। बिहार सरकार ने AAI को 52.18 एकड़ जमीन पहले ही दे दी थी। दोनों के बीच MOU भी हो चुका था। बाकी की 15 एकड़ जमीन और 4 लेन कनेक्टिविटी रोड की मांग थी। सीएम की बैठक में इस मुद्दे को भी सुलझा लिया गया है। वो सभी मुद्दे पर विमर्श हुआ। 15 एकड़ जमीन देने वाली बात तो पहले हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले एग्री कर चुके हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। 52 एकड़ से अधिक जमीन भी दे दी गई है, वो भी समाधान हो गया है। और भी रास्ता का है, उस पर भी आज भी विमर्श हुआ। पूर्णिया सीमांचल का सबसे बड़ा शहर है। इलाके से हवाई सेवा शुरू करने की मांग यहाँ काफी पुरानी है। ऐसे में नीतीश कुमार के दौरे और अधिकारियों को दिए निर्देश के बाद इसकी उम्मीद भी काफी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अब आप सीमांचल पर सीएम नीतीश कुमार की नजर को समझिए। नीतीश कुमार सीमांचल के विकास पर काफी जोर दे रहे हैं। पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत की कोशिश की जा रही है कि बहुत दिनों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर जो है मांग की जा रही है। सीमांचल का सबसे बड़ा शहर है पूर्णिया। यहाँ पर व्यापार उद्योग का ये केंद्र रहा है और नीतीश कुमार अपने दौरे में अधिकारियों संग बैठक की है, जिसमें हवाई सेवा जल्द बहाल करने का निर्देश भी दिया गया। इस बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई, मंथन हुआ कि कैसे यहां पर हवाई सेवा जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 4 मॉडर्न थाने का उद्घाटन भी आज किया गया। विकास योजनाओं की समीक्षा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। चूंकि अगले साल चुनाव है, तो ऐसे में उससे पहले सीएम नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि सीमांचल में विकास का काम किया जा रहा है, सरकार इसको लेकर गंभीर है। इसका साफ संदेश जनता तक पहुंचे। विकास के मामले में अब भी काफी पिछड़ा है सीमांचल का इलाका और पूर्णिया के लोगों से किए गए वादे पूरा करने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो कई सारे विकास कार्यों की चर्चा भी की गई। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शनिवार को सरायकेला पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चंपाई सोरेन ने आने वाले समय में आदिवासी लोगों के लिए काम करते रहने की बात कही, तो दूसरी ओर उनके आगे के कदम को लेकर भी सबकी निगाहें उन पर जरूर टिक गई हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोल्हान टाइगर के पोस्ट के बाद अब सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं। चंपाई सोरेन ने ये साफ कर दिया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। यानी कि वो एक नई पार्टी को जीवन देंगे या किसी साथी के साथ आगे की राजनीति करेंगे। उनके अगले कदम को लेकर झारखंड में काफी हलचल है। चंपाई दा का व्यक्तिगत निर्णय, क्या निर्णय लेते हैं, सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पार्टी ने तो कभी उन्हें अपनी तरफ से कभी कोई न नोटिस दिया, न कोई बातें हुई। अभी तक तो हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में भी डायरेक्ट बातें कुछ नहीं आई। तो दूसरी ओर विपक्षी दल का कहना है कि चंपाई लोगों के बीच जाकर नई रणनीति बना रहे हैं।
जिससे जेएमएम में बौखलाहट है। जनता के बीच जाकर रणनीति बना रहे हैं, उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और इसके कारण जेएमएम के अंदर खलबली है। और जब खलबली होती है तो इसी प्रकार के बयान आते हैं। कोई अपनी पीठ स्वयं थपथपाए, कोई अपनी पीठ को स्वयं थपथपाता है और कहता है कि साहब हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है, तो उसकी गलतफहमी है। इस सियासी हंगामे के बीच सबको जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार है वो है चंपाई सोरेन की नई पार्टी का ऐलान का। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चंपाई किसके साथ अपनी पार्टी की नींव रखेंगे, कौन होगा उनका साथी। क्या उनकी पार्टी हेमंत सोरेन को झटका दे पाएगी? क्या चंपाई की इस कड़वाहट का फायदा बीजेपी को मिलेगा या कोल्हान टाइगर खुद किसी गुमनामी के जंगल में खो जाएंगे? अब इन सभी सवालों पर से पर्दा तो वक्त के साथ ही उठेगा, लेकिन चंपाई के इस फैसले ने इतना तो बता दिया है कि जेएमएम के लिए ये चुनाव पहले के चुनाव जितना आसान नहीं होने वाला है। संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप कोल्हान टाइगर की सियासी चाल को समझिए। चंपाई सोरेन के पोस्ट के बाद सभी की नजर अब चंपाई सोरेन पर टिकी हुई है। चंपाई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया है कि वो राजनीति से तो संन्यास नहीं लेंगे, मतलब सक्रिय राजनीति में वो रहेंगे। अब चंपाई सोरेन जल्दी अपनी नई पार्टी बनाएंगे, उन्होंने ये भी कहा है। चंपाई सोरेन के अगले कदम को लेकर हलचल काफी तेज है। चंपाई सोरेन जहां भी जाते हैं बड़ी संख्या में उनके पीछे भीड़ उमड़ पड़ती है। समर्थकों के उत्साह से चंपाई सोरेन भी काफी गदगद हैं। और झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले चंपाई सोरेन अपना दमखम दिखा रहे हैं। जेएमएम के फैसले परिवार तक सीमित रखने का आरोप चंपाई सोरेन लगा रहे हैं और इसी आरोप के बाद चंपाई सोरेन ने जेएमएम से अपना रास्ता अलग कर लिया। कोल्हान क्षेत्र में चंपाई सोरेन की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है और यूं ही नहीं वो कोल्हान टाइगर कहलाते हैं, बल्कि उनकी बहुत अच्छी वहां पकड़ भी है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक इससे पर्दा उठता है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। आज भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पहले तो डरा दिया, लेकिन बाद में एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू कर एक परिवार के चेहरे पर खुशी लौटा दी। मामला भागलपुर नगरचिया के इस्माइलपुर बिंदटोली तटबंध का है, जहां मुख्य अभियंता अनवर जमील गंगा के तेज पानी में बह गए। गंगा नदी में बाढ़, पानी का तेज बहाव के बीचों बीच फंसे इंजीनियर और चीफ इंजीनियर का रेस्क्यू करती एसडीआरएफ की टीम। तस्वीरें भागलपुर नवगछिया के इस्माइलपुर बिंदटोली तटबंध की हैं, जहां टूटे तटबंध का मुआयना करने पहुंचे कटिहार के मुख्य अभियंता अनवर जमील गंगा में बह गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।